वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स में हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। नाजरीन, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुस्लिम लीग नून पर शदीद तनकीद की है। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए नून लीग पर तंज करते हुए कहा कि पहले कहते थे आर या पार होगा, अब पांव पकड़ने की सियासत तक पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि अपने सियासी मुखालफीन को मिलने जेल तक पहुंचे, लेकिन ये कठपुतली को गिराने में संजीदा नहीं है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने यह भी कहा कि निहारी और हलवा खाने के लिए बनाए गए इत्तेहाद में शामिल नहीं होंगे। क्या पीपल्स पार्टी ने खुलकर ऑपोजिशन से रास्ते अलग करने का फैसला कर लिया है? नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे से बहुत दूर चले जा रहे हैं। इसकी वजह क्या इंतखाबी मुहिम है या फिर कुछ और? हमारा आज का सवाल यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ये कहते हैं कि आर या पार का नारा लगाने वाले पांव पकड़ने पर आ गए हैं, पांव पकड़ने की सियासत कर रहे हैं। आखिर चेयरमैन पीपल्स पार्टी नून लीगी क़यादत पर क्यों बरसे हैं? मेहमानों का तारुफ मैं आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं नासिर बेग चुगताई साहब, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जुनैरा अजहर साहिबा भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इसके साथ साथ अतर काज़मी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तमाम मेहमानों का वक्त का बेहद शुक्रिया। NBC, आप क्या कहेंगे, क्यों बिलावल भुट्टो इतना नाला नजर आ रहे हैं मुस्लिम लीग नून से? पहले तो मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो साहब ने बैड एडिटिंग की है, बैड सबिंग की है खबर की, और मेरा ख्याल है ये अलाउ नहीं होता कि एक टुकड़ा कहीं से लें, एक टुकड़ा कहीं से लें और उसको किसी एक आदमी के खाते में डाल दें। आर पार का बात मरियम ने की थी और शायद 1 साल पहले की थी, और पाँव पकड़ने की बात शहबाज शरीफ ने की थी और शायद 2-3 हफ्ते पहले, 4 हफ्ते पहले की थी। दोनों मुख्तलिफ मंजर हैं। एक मंजर था आर पार का, जब आपने हमसे बात की थी तो हमने कहता है ना आर होगा ना पार होगा, जैसा जिस तनख्वाह पे काम है उसी पे काम होगा, ये हमने कहा था। और जब घुटना पकड़ने की बात आई थी तो तब भी बात हुई थी कि हाँ उनको बाहर जाना है और इलाज भी कराना है, और कुछ मामलात ऐसे हैं कि जो, तो उन दोनों को मिला के उन्होंने एक मंजरनामा बनाने की कोशिश की है। मंजरनामा यही है अगरचे, लेकिन मुख्तलिफ बात यह है कि घुटना पकड़ने पर तनकीद तो शायद खाकान अब्बासी ने भी की है, और उन्होंने कहा है कि शहबाज शरीफ साहब की बात नहीं कहनी चाहिए थी। अब मुझे नहीं पता क्या वो कहना चाह रहे थे, किस तरह कहना चाह रहे थे, लेकिन यह हकीकत है कि मुस्लिम लीग में ख़ासे मसाइल हैं। अब आज जो मसला सामने आएगा आपके, वही था, पहले मरियम ने कहा था कि कश्मीर की इंतखाबी कैंपेन मेरे हवाले की गई है, मैं जाऊंगी, और कल शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं भी जाऊंगा, वो भी जा रहे हैं। अच्छी बात है, बहुत एक ताकतवर पैदल जाएगा खिताब करने और लोगों से बात करने के लिए, लेकिन इख्तलाफ आपको यहाँ भी नज़र आ रहा है। बिलावल साहब के जहाँ तक ताल्लुक़ है वो खेलना चाहते हैं, लेकिन खेलना इस तरह खेलना नहीं होता कि आप मिस कोट करें और एक जुमला उठा के दूसरे जुमले से मिला दें। दोनों पॉलिसियाँ अलग अलग हैं। आर पार की पॉलिसी फ़िलहाल फिजल आउट हो गई है, घुटना पकड़ने की पॉलिसी अभी मौजूद है। अगर जब भी मौका मिला और चले जाएंगे और घुटना पकड़ लेंगे। अब मसला घुटना किस बात पे पकड़ेंगे ये भी तय करना पड़ेगा। तो लेकिन बिलावल पॉलिटिक्स कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आज जरदारी साहब ने भी कुछ जुमले कहे हैं बाहर इस्लामाबाद में, पिंडी में, और वो भी ख़ास से बड़े जुमले हैं डोमिसाइल के बारे में। तो मुझे ये लगता है कि एक आज़ाद कश्मीर की पॉलिटिक्स तल्ख हो रही है। अभी इमरान खान साहब भी जाएंगे, अभी दूसरे लोग भी गए, वो मराहत का ऐलान भी कर रहे हैं, तो मज़ीद तलखी आएगी और इसका जवाब मुस्लिम लीग देगी। इसका जवाब मुस्लिम लीग पर ड्यू हो गया है, वो शायद आने वाले वक्त में दें, देखें क्या जवाब आता है। ठीक हो गया। जनरल साहब, आप क्या समझते हैं, क्या वजह है कि हदफ तनकीद हुकूमत के बजाय मुस्लिम लीग नून है? और जैसा कि NBC ने भी कहा कि बिलावल मिसकोट कर रहे हैं, आप मुत्तफिक हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये इंतखाबी सियासत है और इंतखाबी सियासत में वो इत्तेहाद नहीं है बल्कि एक दूसरे के मद्दे मुकाबल हैं, और अपनी जगह बनाने के लिए पंजाब में कल को जब होंगे इलेक्शन की कैंपेन चलेगी, उधर भी आप यही देखेंगे। जिस भी जगह आप समझेंगे कि एक मद्दे मुकाबल जो है उसकी पजीराई हो रही है या पॉसिबिलिटी है कि वो ज्यादा सीटें ले जा सकता है, तो इस तरह की बातें होंगी। ये भी बात दुरुस्त है कि ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ चीजें थी, और जो पाँव पकड़ने की बात थी वो शहबाज शरीफ साहब ने अपने ही भाई के पाँव पकड़ने का किस्सा कहा था। वो कोई किसी गैर का या कोई और बाहर जाके किसी के पाँव नहीं पकड़ने थे, ना हुकूमत के और ना ही एस्टेब्लिशमेंट के बारे में था। वो उनके अपने ही घर की बात थी कि मैं
इंग्लैंड जाता तो मुझे पाँव भी पकड़ने पड़ते, तो मैं उनको अपने काम के लिए राजी करता। जहां तक आर पार का ताल्लुक है, ये बहुत सारी चीजें जब पीडीएम के जलसे होते थे तो ये सारे कहते रहे, पीपल्स पार्टी भी करती थी ऐसी बातें। अब मेरा ख्याल है कि यही बात, इसी तरह की चीजें पीएमएलएन भी निकाल के कह सकती है इनके बारे में, कि उस वक्त ये कहते थे। असल चीज तो यह है कि हुकूमत को गिराने का किस्सा जो था, जिसकी बात अब बिलावल कर रहे हैं इसमें, कि ये उसमें सीरियस नहीं है, सिंसियर नहीं है, उसकी तान तो बिलावल ने तोड़ी थी, इन्होंने पीपल्स पार्टी ने तोड़ी थी। जो कुछ भी प्रोग्रेस पीडीएम में नजर आ रही थी, जिसकी वजह से पीडीएम बड़े जोर में थी और आर पार की बातें करने का थोड़ा बहुत उनको जवाब भी बनता था, तो वो तो खत्म इसी वजह से हुआ कि जब ये इन्होंने पीडीएम को छोड़ा, ये एक तरफ हुए तो एक बड़ी जमात थी छोड़ के अलग हुई, तो वो आर पार वाला कैसा भी साथ ही खत्म हो गया। तो इस वजह से मैं समझता हूँ ये एक इंतखाबी नाराबाजी और इंतखाबी एक दूसरे के ऊपर ये है इल्जाम तराशियां। लेकिन देखेंगे आप कि इन्हीं के नारे जो इसी किस्म के थे वो पीएमएलएन भी निकाल के लाएगी, और बिल्कुल वो कह सकते हैं, क्योंकि एक वक्त पे जब ये अलहदा नहीं हुए तो उस वक्त ये भी इसी तरह की बातें करते थे। तो अब मैं समझता हूँ कि ये इंतखाब आ रहा है, ये यहाँ का इंतखाब है। आप आइंदा जैसे इंतखाब करीब आएंगे, जनरल इलेक्शन भी, इस तरह की आपको सुनने को मिलेंगी चीजें। तो ये वो मैं समझता हूँ कि एक जो ना समझी वाली सियासत आप कह लीजिए, इस सियासत में कोई खास फनेस या कोई ऐसी दानिशमंदी वाली बात नहीं। ठीक है। अच्छा जुनैरा, आप क्या कहेंगी, आखिर ऐसा क्या हुआ कि कल के शीर शक्कर बिलावल आज इतने बरहम दिखाई दे रहे हैं? एक तो मेरे ख्याल है हमें इंटरव्यू करना चाहिए बिलावल के स्पीच राइटर का, कि वो कॉन्टेक्स्ट किधर से लेते हैं और लिख के क्या देते हैं, और क्या बिलावल उसको उसी तरह से अदा कर देते हैं या वो उसमें अपनी कोई चेंजेस लाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वी हैव टू नो कि जो बिलावल बोल रहे हैं उसके पीछे है कौन, किस हद तक बिलावल की अपनी सियासी सोच इवॉल्व हुई है। मैं अभी उस पर भी कुछ कमेंट नहीं करना चाहती, बिकॉज़ सिर्फ ज़ोर ज़ोर से नारे लगाना उनके नाना को तो सूट करता था, क्योंकि उनका एक कैरिज्मा था, उनका एक ऑरा था और वो एक एक्सेप्टेबल लीडर थे। लेकिन बिलावल को अभी अपने आप को प्रूव करना है, ही हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो। बहुत अच्छा होता अगर वो कोई गवर्नेंस का ऐसा मॉडल लाते कि कराची की शक्ल बदल देते, थर की शक्ल बदल देते, जो वहाँ पे बेचारे लोग, कोई कुत्ते के काटने से मर रहा है, कोई पानी की कमी से मर रहा है, मतलब सीरियस इश्यूज़ हैं वहाँ पे। अगर उसके ऊपर फोकस करते तो उनका बैकग्राउंड भी जस्टिफाई होता, उनकी मौरूसी सियासत भी जस्टिफाई हो जाती, उनकी ऑक्सफर्ड की डिग्री भी जस्टिफाई हो जाती और उनकी पाकिस्तान से मोहब्बत भी जस्टिफाई हो जाती। अभी तक तो मुझे पर्सनली ये लगता है कि उनको बस एक लॉन्च कर दिया गया है बेनज़ीर भुट्टो के बेटे के तौर पे, और वो जो बोलते हैं उसके ऊपर तालियां बजाने वाले लोग मौजूद हैं, चाहे उसकी सेंस बनती हो या ना बनती हो। दूसरा, आसिफ जरदारी इज़ स्टिल मैन बिहाइंड बिलावल भुट्टो, ये मत भूलें। सियासत उनकी चल रही है, बिलावल की नहीं चल रही। तो जब व्हेन यू गो बैक टू आसिफ अली जरदारी एंड नवाज शरीफ, तो क्या आप समझ सकते हैं कि जो थोड़ी देर की एक परेड भी हमें नज़र आई थी जिसमें ये लोग इकट्ठे खड़े हुए थे, वो सच्ची थी, वो वक्ती थी, वो सिर्फ एक टैब्लो था, वो सिर्फ एक टीज़र था। असल शक्ल तो यही है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी कभी इकट्ठे नहीं हो सकते, चाहे वो कश्मीर की इंतखाबी मुहिम ख़त्म हो जाए उसके बाद भी आप देख लेंगे, आगे के इलेक्शंस आ जाएं उसमें भी आप देख लेंगे, दिस इज़ हाउ इट इज़। हाँ, ये ज़रूर है कि थोड़ी सी सेंसिबल अप्रोच चाहिए बिलावल भुट्टो को। बिल्कुल सब सही कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ की एक बात पकड़ ली, मरियम की एक बात पकड़ ली सिर्फ नारेबाजी के लिए, ये पॉलिटिक्स नहीं है। और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस में वी ऑल नो कि मरकज़ में जिसकी होती है उसी का ऑफ शूट वहाँ भी कायम होता है। तो मेरे ख्याल है इट्स जस्ट अ पॉलिटिकल गिमिक्री, क्योंकि आने वाले इलेक्शंस तक अपने आप को रेलेवेंट रखना है। ठीक हो गया। मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, जैसा कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने बयान दिया, इसके बाद नून लीग का कहना यह है कि इस तरह के बयानात से फ़ायदा तो आखिरकार हुकूमत को ही होगा। आपके नज़दीक किस हद तक सदाकत है इस बात में? देखिए, मैं समझता हूँ कि बिलावल के अंदर इस वक्त एक गिल्ट है। पीपल्स पार्टी ने सेनेट के अपोजिशन लीडर के लिए बाप से वोट लिए हैं और बाप हुकूमत की इत्तेहादी है, मेन इत्तेहादी है बलूचिस्तान में, सेनेट में, हर जगह।
और किराए के वोटों से, हुकूमत के किराए के वोटों से उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बनाया है। अब चूँकि वो ये चाहती हैं कि उन्होंने ये जो किया है इसका असर पब्लिक में ना आए और उन्हें पब्लिक में हुकूमत की बी टीम ना कहा जाए, क्योंकि है तो गुनाह बेलज़्ज़त। एक तरफ उन्होंने हुकूमत से 4 वोट लेकर लीडर ऑफ द अपोजिशन तो अपना बना लिया है, लेकिन बैठे तो अपोजिशन में ही हैं। कोई इमरान खान ने शराकत इक़्तिदार तो उनके साथ नहीं कर ली है, वो तो एक भीख की सूरत में 4 वोट उन्हें मिले कि वो चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन का आगे इशू नहीं बनाएंगे, और यूसुफ रज़ा गिलानी को भी सेटल कर लिया गया और सादिक संजरानी को भी सेटल कर लिया गया। लेकिन मैं समझता हूँ वो जो गिल्ट है और पब्लिक में उस पोस्चर को ख़त्म करने की कोशिश है कि कहीं लोगों को ये बावर ना हो जाए कि हमने बाप से वोट लिए हैं, हम हुकूमत की बी टीम हैं, हमने हुकूमत से मुस्तार लेके यूसुफ रज़ा गिलानी को अपोजिशन लीडर बनाया है। इस कोशिश में वो ऑपोजिशन को ज़्यादा गालियां निकालते हैं ताकि वो ख़ुद ऑपोजिशन लग सकें। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये भी जिस तरह वो गुनाह बेलज़्ज़त है, इसी तरह इसका भी कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। जिनको वो एड्रेस कर रहे हैं आज के लोगों को सब पता है, लोग टीवी भी सुनते हैं, सोशल मीडिया भी देखते हैं, लोगों को पता है कि पीपल्स पार्टी ने कब कब इमरान खान को और मौजूदा गवर्नमेंट को बेल आउट किया है, साथ चली है। इसलिए उनका अब नून लीग पर जो गुर्राना है वो भी उनको को ख़ास वोट बैंक के हवाले से फ़ायदा नहीं देगा। और हमने पीछे देखा है कि वो जो उनकी पंजाब की कॉन्स्टिट्यूंसी थी, केपी की कॉन्स्टिट्यूंसी थी, सिंध के अलावा या कराची के अलावा उनको कहीं कुछ नहीं मिला। इसी तरह गिलगित में भी, बल्तिस्तान में भी वो हुकूमत बनाना चाहते थे, लेकिन वहाँ भी वो कामयाबी नहीं हुई। और बिलखसूस आज़ाद कश्मीर में चूँकि नून लीग आउटगोइंग गवर्नमेंट है तो इसलिए नून लीग को वहाँ पे चैलेंज करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन वो चैलेंज करने के लिए मेरे ख़्याल में वो अगर सिर्फ आज़ाद कश्मीर को ही फोकस रखते और वहाँ की हुकूमत के बारे में बात करते तो ज़्यादा बेहतर था। लेकिन मेरा ख्याल है कि उनका जो स्क्रिप्ट राइटर है उसके ख्याल में जितनी ज़ोर से नून लीग को गाली दी जाएगी उतना ही बाप के लिए वे वोटों पर पर्दा पड़ सकेगा। ठीक हो गया। अतर काज़मी साहब, आप क्या कहेंगे, आप किस तनाजुर में देखते हैं बिलावल भुट्टो के इस बयान को? क्या ये इंतखाबी सियासत है या फिर पॉलिटिकल इमेच्योरिटी या फिर गिल्ट, जैसा कि मुजम्मिल सरवरदी साहब ने कहा? देखिए, ये इनकी सियासी तारीख है और ये इनकी सियासी तरबियत है। आप इनके नाना के ज़माने से देख लें, वो अपने मुखालफिन के लिए किस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल करते थे। आप मुस्लिम लीग नून को देख लें, वो अपने मुखालफिन के लिए किस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल करते थे। क्या बिलावल को याद नहीं है कि उनकी वालदा के हवाले से किस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल होती थी? तो ये इन दोनों पार्टियों की सियासी तारीख है और ये इन लोगों की सियासी ज़ुबान है। तो इनको तो पता ही ये है कि आपने जब उसको अपने मुखालिफ के ऊपर तनकीद करनी है तो ज़ाती हमला करना है, ज़ातियात पे बात करनी है, उसकी एथनिसिटी के ऊपर बात करनी है। आज जरदारी साहब ने भी जब बात की तो उन्होंने कहा कि मियां साहब का डोमिसाइल मुझसे बेहतर है, तो वो फौरन सुबाइयत के ऊपर आ गए। अब जरदारी साहब को कोई ये भी कह सकता था कि जो कराची वाले बेचारे हैं फिर भी आपका डोमिसाइल उनसे बेहतर है, कराची वालों का क्या कसूर है, आपने उनको क्या हालत कर दी है कराची शहर की। वो लोग जो अपना सब कुछ छोड़ के इस मुल्क में आए थे, यहाँ पे आके आबाद हुए थे, आज उस शहर की क्या हालत है, उन लोगों को आपने कितने हकूक दिए। तो इन लोगों की सियासत ही ये है। जहां तक ये ताल्लुक है कि शहबाज शरीफ साहब ने इस तरह की बात की, शहबाज शरीफ साहब के हवाले से वो तनकीद इसलिए भी कर रहे हैं कि माजी में हमने ये देखा कि नून लीग वो तनकीद तो करती है पीपल्स पार्टी के ऊपर, लेकिन जब खबरें सामने आई और सबको पता चला कि नून लीग दूसरी जानिब GHQ से भी राब्ते कर रही थी, इतने ज्यादा राब्ते किए कि आखिर तंग आके उस इदारे ने कहा कि हम सियासत से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, खुदारा हमसे राब्ते करने बंद करें, और उनको टीवी पे आके ये बयान देना पड़ा, इनको शट अप कॉल देनी पड़ी। तो बिलावल उस लिहाज से भी जो बात कर रहे हैं उसमें भी थोड़ा सा वजन है कि ये लोग पीपल्स पार्टी के ऊपर तो तनकीद करते हैं लेकिन अपना इनका रवैया कैसा है, पांव पड़ने की ये बातें करते हैं। माजी में खुर्शीद शाह साहब भी ये बात कर चुके हैं, लेकिन जो जिस किस्म के इल्जामात ये एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं तो मुझे उसमें कोई हैरत नहीं है। ये चाहे जो ही इंतखाबी सियासत आती है, इनके पास अपना तो बेचने के लिए कुछ है नहीं है, दूसरे के ऊपर दुश्मन तराजी यही इनका वतीरा है और दिहाइयों से वही चल रहा है और अभी भी ये वही चला रहे हैं। ठीक है, यानी आपके नज़दीक हिस्ट्री में भी ऐसा ही होता रहा है। अच्छा, NBC आपको कमेंट करना चाह रहे हैं? मैं कह रहा था कि जहाँ तक सियासी पुख्तगी की बात है, ऐसे कई मरहले आए जहाँ हमने बिलावल को देखा कि मैच्योर नज़र आया। BBC का बड़ा तारीख़ी इंटरव्यू है जहाँ इमरान खान के ख़िलाफ़ सवाल हुए बिलावल से। बिलावल ने कहा मेरे घर का मामला है, मैं घर में बात करूँगा, आपसे बात नहीं करूँगा मैं।
वह बहुत मैच्योर जवाब था वो। फिर कोविड-19 पर जब बिलावल ने खड़े होकर कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब आप लीड करें, हम आपके साथ होंगे, वो मैच्योर बयान था। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि ये जो बयान आज का है, टोटो वाला बयान, 2 टोटे जोड़ने वाला, ये जानबूझ के शायद दिया गया है, किसी को उकसाया जा रहा है, किसी को मेरा ख्याल है मुश्तल करने की कोशिश की जा रही है। और जहाँ तक ताल्लुक़ है राब्तों का, डांडों का, वो सबके मिले में भाई, ठीक हो गया, कोई मुस्तस्ना नहीं है, सब जाते रहे हैं, सब खाने खाते रहे हैं और बाद में इंकशाफ भी हो गया है। तो छोड़ो इन बातों को, सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। ठीक हो गया। सियासी मुखालफिन की इल्ज़ाम तराशियों का सिलसिला जारी है। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात भी करीबी हैं, उन पर बात करेंगे, लेकिन इस बात वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात करीब आते ही सियासी जमातों की सरगर्मियों में भी इजाफा होने लगा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी इंतखाबी मुहिम शुरू कर चुके हैं। मुस्लिम लीग नून की तरफ से मरियम नवाज और शहबाज शरीफ भी जल्द कश्मीर में डेरे डालने वाले हैं, जबकि PTI की जानिब से भी ज़्यादा से ज़्यादा हिमायत हासिल करने की कोशिशें जारी हैं। 25 जुलाई को 45 हल्कों में 724 उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, जिनकी किस्मत का फैसला 32 लाख से ज़ायद वोटर्स करेंगे। हमारा सवाल यह है कि आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात करीब आते ही सियासी जमातों की जो मुहिम में तेज़ी हम देख रहे हैं, तो 25 जुलाई को किस जमात की जीत का इम्कान ज़्यादा है? NBC। जी, मुझसे पूछा? जी 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 हाँ, मेरा ख्याल ये है कि मैं इसमें ज़्यादा लंबा तबसरा नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि इंतखाबात में जा रहे हैं हम, इंतखाबी असर ना हो जाए। लेकिन मेरी सख्त रिजर्वेशन है उन 12 सीटों के ऊपर जो आज़ाद कश्मीर के बाहर है, जो कराची, लाहौर, पिंडी, कोयटा, बलूचिस्तान में यहाँ पर हैं। यहाँ धांधली होती है और टिका के धांधली होती है, क्योंकि ये नशिस्तें आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन कमीशन के अंडर में नहीं आती कंडक्ट के लिए, पोलिंग के लिए, ये मुकामी इंतज़ामिया करती है। चुनांचे आज़ाद कश्मीर में जो वोट कम पड़ते हैं वो यहाँ से पूरे हो जाते हैं। आप अंदाज़ा लगा लें कौन जीतेगा। ठीक हो गया। अतर काज़मी साहब, देखिए, आज़ाद कश्मीर की सियासत के डायनामिक्स थोड़े से डिफरेंट हैं और इसी वजह से आप देखते हैं कि वहाँ पे जब भी रिजल्ट आता है जोड़ तोड़ होता है, मकामी सतह पे बरादरी सिस्टम भी है, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं जिससे कोई क्लियर चीज़ नहीं होती, आखिरी मौके तक जोड़ तोड़ होता रहता है। दूसरी एक चीज़ जो वहाँ पे वाज़ेह है वो ये है कि जो मरियम नवाज साहिबा का बयानिया है ना, वो वहाँ पे नहीं चलेगा। इसी वजह से शहबाज शरीफ साहब ने वहाँ पे खुद जाने का फैसला किया है, इसलिए कि आपको याद होगा कि जब अभिनंदन भी गिरे थे आज़ाद कश्मीर के अंदर, तो पाकिस्तान आर्मी से पहले वहाँ पे कश्मीरी पहुंचे थे। तो ऐसे माहौल में रहने वाले कश्मीरियों के सामने अगर जाके आप रियासत मुखालिफ बयानिया लेंगे और पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस के खिलाफ बयानिया लेंगे, तो वो बयानिया वहाँ पे नहीं चलेगा। तो इसी वजह से शहबाज शरीफ साहब ने वहाँ पे खुद जाने का फैसला किया है। बाकी वहाँ पे कौन जीतेगा अभी कहना कबल वक्त होगा, पर मुझे लगता है कि PTI की पोजीशन मुस्तहकम हो सकती है, क्योंकि वो सेंटर में भी उनकी हुकूमत है। ठीक हो गया। मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, ये विनिंग हॉर्सेस जो हैं, जो वो सारे नून से और पीपल्स पार्टी से PTI में पहुंचा दिए गए हैं, और जो प्री पोल होता है, जिसे प्री पोल इलेक्शन मैनेजमेंट कहते हैं, वो PTI के हक़ में है। हमने गिलगित में भी देखा और बाकी भी फिर पाकिस्तान के 2018 के इंतखाबात में भी देखा कि विनिंग हॉर्सेस कैसे एक पार्टी में लैंड कराए जाते हैं। तो उस तरह PTI में विनिंग हॉर्सेस बिल्कुल एक दिन पहले वो जो इमरान खान साहब पटके पहनाते हैं उन लोगों को जिनका उनकी पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, और वो एक दिन पहले आते हैं और फिर उनको टिकट जारी कर दिए जाते हैं PTI के, और कईयों को तो बगैर शामिल हुए भी टिकट जारी कर दिए जाते हैं। तो ये आज़ाद कश्मीर में भी हुआ है, और यही वो नज़रियाती सियासत है जो इमरान खान साहब इंतखाबात जीतने के लिए कर रहे हैं, कि हर जगह से लोग तोड़ के एक दिन पहले पार्टी में शामिल करवाए जाएँ किसी न किसी तरह, और फिर उनको टिकट दे दिया जाए। तो ये आज़ाद कश्मीर में भी हुआ है, और हमने देखा है लाइन दर लाइन लोगों को पटके पहनाए गए हैं PTI के, तो वही नताइज हमें नज़र भी आएंगे। ठीक। जुनैरा, आप क्या कहेंगी, कौन जीतता हुआ नजर आ रहा है?
जो ट्रेंड है आज़ाद कश्मीर का वो यूजुअली यही है कि जो सेंटर में पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट होती है उसी के उम्मीदवार जीतते हैं एंड इट मेक्स सेंस। अलाइनमेंट आसान हो जाती है, पॉलिटिकल अलाइनमेंट आसान होती है, डेलीगेशन आसान हो जाती है, फंड्स की डिस्ट्रीब्यूशन आसान हो जाती है, चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाती हैं। बिकॉज बहरहाल आज़ाद कश्मीर है क्योंकि वो उसके डायनामिक्स डिफरेंट हैं, पॉलिटिकल डायनामिक और उसका स्टेटस डिफरेंट है, तो उसको सूट भी यही करता है कि जो मरकज़ में लोग हों वही वहाँ पर गवर्न करें। और हमेशा ऐसे ही होता है। मतलब अब सरदार अतीक हैं, उससे पहले सॉरी अभी जो फारूक हैदर हैं वहाँ पे, आई एम नॉट रिमेंबरिंग द नेम करेक्टली, वो नून लीग के थे। राजा फारूक जो हैं, NBC करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग। तो जब भी नून लीग वहाँ स्ट्रॉन्ग रही है सेंटर में तो आपको कश्मीर में भी नज़र आई है। पीपल्स पार्टी के होते हुए गिलगित बल्तिस्तान में आपने देखा कि पहले वहाँ के जो वज़ीर आला थे या गवर्नर थे वो कमर ज़मान कायरा थे। तो इन एरियाज़ को जिनको स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है इनको मैनेज तो करना पड़ता है, लेकिन उस मैनेजमेंट को हम प्री पोल मैनेजमेंट नहीं कह सकते जो मुजम्मिल साहब कह रहे हैं। ठीक हो गया, ठीक है। जनरल साहब आप क्या कहेंगे 25 जुलाई को किस जमात की जीत का इम्कान ज्यादा है? देखिए हिस्ट्री तो यही कहती है, जो कि सेंटर में जिसकी फेडरल गवर्नमेंट में जो लोग होते हैं उन्हीं की उसी पार्टी की हुकूमत वहां पे आती है और यही होता रहा है। तो अब भी मैं मुजम्मिल साहब की तायीद करूंगा, पटके वाले ही आएंगे, बेफिक्र रहिए। ठीक हो गया, ठीक हो गया। टोपी ना बना दे है जी, NBC पटके वाले आएंगे भाई। जी, मैं कह रहा हूं टोपी ना बना दे। चलो देख लेते हैं। पक्के वालों को टोपी कौन पहनाएगा जी? पक्के पट्टे हैं, इनको कौन टोपी पहना सकता है? ठीक है, कौन जीतेगा, गारंटी लेके पटके पहनते हैं। आखिर 25 जुलाई को हो ही जाएगा। अगले सेगमेंट की जाने और सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ की आलमी तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने आज़ादी सहाफ़त को मुसलसल दबाने वाले रहनुमाओं की फहरिस्त जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक ये रहनुमा अपने अपने मुल्क में सेंसरशिप, सहाफ़ियों को कत्ल और तशद्दुद से सहाफ़त पर मुसलसल दबाव डाल रहे हैं। इन 37 ममालिक के सरबराहान में वज़ीर आज़म इमरान खान का नाम भी शामिल है कि उनकी हुकूमत आने के बाद मुल्क के इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ तरीक़ों से पाबंदियाँ आयद की गई हैं। ज़ुनैरा आप क्या कहेंगी, क्या तबसरा करेंगी इस पर? इस पे क्या तबसरा करें? जिन लोगों के नाम है उसमें तैयब अर्दगान भी हैं और तकरीबन वो लोग हैं जो कि इमरान खान साहब को बहुत पसंद हैं। तो लीडरशिप के फ्रेमवर्क्स होते हैं, स्टाइल्स होते हैं, एक ऑटोक्रेटिव होता है, अथॉरिटेरियन होता है, ये दोनों एक ही होते हैं। ऑटोक्रेसी में बिलीव करते हैं कुछ लीडर्स। फिर एक पार्टिसिपेटरी होता है जो कि ज़्यादातर डेमोक्रेसी की डोमेन में आता है कि पार्टिसिपेशन मैक्सिमम होती है। और थर्ड होता है डेलीगेटिव। डेलीगेटिव ये होता है कि जो ऊपर बैठा हुआ बंदा होता है उसको कोई सेंस इतनी चीज़ों की नहीं होती तो वो डेलीगेट करता रहता है और उसमें बहुत ज़्यादा कंसेंसस डेवलप होता ही नहीं है चीज़ों पे। तो फेलियर जो है वो ज़्यादातर थर्ड कैटेगरी में देखा गया है और फर्स्ट कैटेगरी में देखा गया है व्हेन इट कम्स टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो हम सब जानते हैं सेंसरशिप है और इतनी ज़्यादा है कि अगर आपको डायरेक्ट कोई अप्रोच नहीं भी कर रहा तो एक माहौल होता है, एक एनवायरनमेंट होता है जिसमें आप सेल्फ सेंसर करते हैं अपने आप को। और ये बड़ी शर्म की बात है अगर हमारे मुल्क के सरबराह का नाम भी उसमें आया है। ये सभी का हाल है शायद कि जब वो लोग इलेक्शंस जीत रहे होते हैं उस वक्त उनको मीडिया बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मीडिया उनकी तारीफ़ें शायद कर रहा होता है उस वक्त, या सही रिपोर्टिंग कर रहा होता है, या वो रिपोर्टिंग उस वक्त उनको ठीक लग रही होती है। जब वो हार के ऑपोजिशन में बैठते हैं तो उनको लगता है कि हम हारे जो हैं वो भी मीडिया की वजह से हैं और जो जीते हैं वो तो हम अपनी वजह से जीते हैं, उसमें मीडिया का क्या रोल है। क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं होता। तो ये वॉइसेस तो दबाई गई हैं नो डाउट, जिस हिसाब से सहाफ़ियों की नौकरियां गई हैं। इसके अलावा सिर्फ सहाफ़ी नहीं, जो हमारे साथ कैमरामैन जो कि इंटेग्रल पार्ट है हम लोगों का, उसके अलावा एनालिज, एडिटिंग में पूरा डिपार्टमेंट लोगों को इस तरह उड़ाया गया है जिस तरह वो इंसान ही नहीं थे। तो आप जितनी मर्जी सराय खोल लें, पनाहगाहें खोल लें, अगर आपने लोगों से उनकी नौकरियां और उनकी आवाज़ें छीन ली हैं तो ये बड़ा जुल्म है। ठीक, NBC क्या कहेंगे इस फहरिस्त में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का नाम भी शामिल है? हाँ, मैं कोशिश करूँगा कि मैं तल्ख ना हूँ और मुझे गुस्सा भी ना आए, क्योंकि मैं ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहा हूँ। 40 साल 45 साल हो गए मुझको। मैं समझता हूँ कि ज़िया-उल-हक़ का ज़माना भी था एक, जब मैं बहुत जूनियर था और मैं कॉपी लेके जाया करता था सेंसर ऑफिस
PID कहते थे, पाकिस्तान इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, और वहाँ बड़े सीनियर लोग ऑफिसर्स बैठे होते थे इंफॉर्मेशन के, वो कॉपी चेक करते थे और निशान लगाए थे स्ट्रैच इट, इसको निकाल दो, इसको निकाल दो, इसको निकाल दो। तो हमने कुछ दिनों तक खाली जगहें छोड़ी। फिर उसके बाद ख्याल आया किसी जनरल साहब को, शेर अली ख़ान थे कौन थे, कि ये खाली जगहें बदनाम कर रही हैं, चुनांचे हुक्म आया कि खाली जगहें भरा करो। अच्छा, मुझे अफसोस ये होता है कि चलो फ़ौजी तो ज़ाहिर है सेंसरशिप के आदी होते हैं, हमारे जो इंटेलिजेंसिया है, जो दानिश्वर थे हमारे, जो वहाँ सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन थे, जो वहाँ डायरेक्टर्स थे, वो भी शामिल हो गए उनके साथ। और मुन्नू भाई का कॉलम था कोयल की कूक, वो सेंसर हो गया। एक अखबार के लॉ पर कुरान शरीफ की आयत लगी हुई थी कि फ़िरौन ज़मीन पर बड़ा बन बैठा, हमने ज़मीन को, अब उसने अहले ज़मीन को अहले तबक़ात में बांट दिया, तबक़ात में बांट दिया। तब हमने फ़ैसला किया कि कुचले हुए लोगों को हुकूमत दें, सरकार दें और इक़्तिदार दें। वो कहना सेंसर कर दो, काट दो, निकाल दो। बताया कुरान शरीफ की आयत है, उनको यकीन नहीं आया, क्या दिखाया गया। यहाँ से शुरू करूँ मैं कहानी, भुट्टो साहब से शुरू करूँ। भुट्टो साहब का स्टाइल ये था कि जेल भेज दो, और उसके बाद ज़ियाउल हक़ साहब आए, उनका स्टाइल आया लिफाफा दे दो। नवाज़ शरीफ का लिफाफा आ गया। नवाज़ शरीफ ने क्या नहीं किया, भुट्टो साहब ने बहुत कुछ किया, नवाज़ शरीफ ने क्या नहीं किया। वहाँ मेरा नाम उस लिस्ट में शामिल है, मैं बड़े फ़ख्र से कहता हूँ, जिसके बारे में कहा गया था इनको निकाल दो जंग अखबार से। 22 लोग थे वो। सेंसर उस ज़माने में भी था, एडवाइस उस ज़माने में एडवाइस होती थी, फ़ोन पे आया था ये ख़बर मत देना, वो लॉग बुक पूरी पढ़ी होंगी सब, उस पर लिख दिया जाता था। तो हर दौर में सेंसरशिप रहा, लेकिन इस दौर में जो है वो बड़ा अजीब व गरीब है। उसमें तो ये हुआ है, पिछले दौर में लोग अखबार बंद हुए, जो कुछ भी हुआ अखबार बहाल हुए, लंबी स्ट्रगल के बाद अखबार बहाल हुए। इस दौर में लोगों को आते ही निकाल दिया गया, और सैकड़ों लोग, बिल्कुल ज़ुनैरा सही कह रही हैं, वो लोग जिनकी तनख्वाहें 25-25 हज़ार थी, 50 हज़ार थी, एनालिस्ट, कैमरामैन, फोटोग्राफ़र, अच्छे लोग, सीनियर हायर की, उनको फारिग कर दिया गया 2 तरीक़ों से। या तो सरकार को पसंद नहीं थे, या वो मालिक को पसंद नहीं थे। दोनों तरह से हुआ काम ये। और अब कई लोग उसमें इंतकाल कर गए, मैं नाम ले सकता हूँ, मुझे सबके नाम पता है, और वो बड़े प्रोमिनेंट लोग थे। किसी को हार्ट अटैक हुआ, किसी को ब्रेन हेमरेज हुआ, और आज की सहाफ़त कहाँ खड़ी हुई है, अंदाजा लगा लें आप। ठीक है, यानी आवाज दबाने की रिवायत जो है वो अशरों से है। व्हाट्सएप पर टिकर आते हैं, और हर चैनल का टिकर एक है। मैंने कहा था मैं तल्ख नहीं होना चाहता, मैं गुस्से में नहीं आना चाहता। इतना सुन लें कि आज की सहाफ़त व्हाट्सएप पर है, जो टिकर व्हाट्सएप पे आते हैं वो आपको लगाना पड़ते हैं। ठीक हो गया। जनरल साहब आप क्या कहेंगे? देखिए, बात ये है कि जहां तक ताल्लुक है सेंसरशिप का, वो तो है बहुत, इसमें कोई नहीं। और जैसे NBC कह रहे हैं, बहुत सारी मुझे याद है जनरल ज़ियाउल हक़ के वक्त में तो बहुत शदीद सेंसरशिप थी, आप उससे मुकाबला आज के दिन का नहीं कर सकते। वो सेंसरशिप जो है वो बिल्कुल डिफरेंट नौइयत की, और होता है क्योंकि जब आप डिक्टेटर जब बैठते हैं हुकूमत में, तो उनको अपनी लीगैलिटी, अपनी लेजिटिमेसी देने के लिए बहुत सारा कुछ कंट्रोल करना पड़ता है, वरना तो उनको पर इतराज़ात बहुत। लिहाजा उस चीज को आज के दिन से आप नहीं कर सकते, उसका मवादना नहीं कर सकते। लेकिन जो तनकीद है, मैंने वो रिपोर्ट में भी देखा है, वो इस बुनियाद पे है कि जो मीडिया जो कुछ कहता है वो सारा सच है। लिहाजा जिसको मना किया या जिसको कुछ कहा, उसको आपने सच की आवाज दबा दी। ये ऐसा भी नहीं। मैंने बहुत सारी चीजें देखी हैं जो हाफ ट्रूथ, जिसमें सिर्फ एक साइड की सच्चाई, दूसरी की नहीं। ऐसे भी मैंने कमेंट्स और चीजें देखी हैं जहां सिर्फ एक करप्ट आदमी की ही मदद करने की कोशिश की जा रही है, जो रियासत का पैसा खाया गया उसको निकलवाने की कोई बात नहीं हो रही। और बहुत सारी चीजें देखी हैं जहां पे पर्सनल ग्रज भी नजर आती। तो आप ये 100% नहीं कह सकते कि ये जो सेंसर था ये गलत है। हमारी सोसाइटी भी इतनी मजबूत, इतनी अखलाकी एतबार से इतनी उस हायर पेडेस्टल पे नहीं खड़ी है कि जहां जो कुछ ये कहते हैं वो ठीक है। यहां ये भी मसला है कि एक हुकूमत गई जिसने सहाफियों को इतने अच्छे अच्छे दिन दिखाए कि आप सोच ही नहीं सकते, जहाज भरे जाते थे, बहुत कुछ मिलता था, और ये भी दिन आज देखने पड़े जहां पे आपको कुछ भी नहीं है जी। तो वो दिन जो आपको कुछ, जहां कुछ भी नहीं आपको मयसर आता, वहां लोगों की ग्रजेस भी हैं। ठीक।
तो है जहां पे मैं समझता हूं कि बाद जगहों पे बिल्कुल सेंसरशिप है, लेकिन बाद जगहों पे हमारी भी गलती है। हमें जो आजादी सहाफत या आजादी इजहार राय का जो हमें कहा गया है या जो इजाजत है, उसमें साथ कुछ कंडीशंस दी हुई हैं, वो सारे फॉलो नहीं करते। ठीक है, ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया। मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, आप क्या कहेंगे? वजीर आजम का नाम भी इस फहरिस्त में शामिल है, जबकि वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ये कह रहे हैं कि एक आलमी प्रोपेगेंडा वॉर का सामना भी है पाकिस्तान को। देखें, NBC ने बहुत से वाक़यात दोहराए और एक बात जनरल साहब ने भी की। मैं समझता हूँ पाकिस्तान में दो तरह की सेंसरशिप्स रही हैं, एक एलानिया और एक गैर एलानिया। एलानिया सेंसरशिप में आपको पता होता है कि ये कवायद और ज़वाबित हैं सेंसर के और मैंने इसके मुताबिक काम करना है। और गैर एलानिया सेंसरशिप जो होती है, जिसे अनरिटन सेंसरशिप कहते हैं, जिसके लिए कोई कानून, किसी कायदे का सहारा नहीं लिया जाता, वो बहुत डेंजरस है। जैसे कि आजकल कोई लिख पढ़ के सेंसरशिप तो नहीं है। जो वाक़यात NBC सुना रहे थे वो तो लिख पढ़ के सेंसरशिप थी ना, कि आपने कॉपी दिखानी है, उसका एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हुआ होगा, उसके रूल बने होंगे, उसमें कहा गया होगा कि ये मजाज अफसर जो है कॉपी साइन करेगा, उसको वो अख्तियार दिया गया होगा, कोई ना कोई कायदा कानून होगा, लोगों को पता होगा कि ऐसे हो रहा है। ये जो अनरिटन सेंसरशिप है ना, जिसके बारे में मुझे नहीं पता कि मैं क्या कहूँगा और वो किसको बुरा लग जाएगा और उसके नतीजे में मेरे ऊपर क्या सख्ती आएगी, ये बहुत ख़तरनाक है। आप देखें, ये जो एक बात है ना कि एक अनजाना सा खौफ, आज के जो हम काम कर रहे हैं वो एक अनजाने खौफ की फ़ज़ा में काम कर रहे हैं कि किस बात, कौन सी बात किसको और कब बुरी लग जाएगी और उसके जवाब में उसका रद्द-ए-अमल क्या होगा, क्योंकि वो रद्द-ए-अमल किसी कायदे और कानून के तहत तो नहीं होगा, क्योंकि सेंसरशिप किसी कायदे और कानून के तहत नहीं है, तो इसलिए उसका रद्द-ए-अमल भी किसी कायदे और कानून के तहत नहीं होगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो अनरिटन और अनडॉक्यूमेंटेड सेंसरशिप है, ये बहुत लीथल है और ये दुनिया में इसकी बहुत कम मिसालें हैं और इसके नतीजे में इसीलिए मसाइल भी ज़्यादा पैदा हो रहे हैं। ठीक हो गया। और मैं समझता हूँ कि अगर गवर्नमेंट कोई सेंसरशिप लगाना चाहती है तो उसे लिख पढ़ के कानून बना के लगानी चाहिए, नंगी चिट्ठी लगानी चाहिए। ठीक हो गया। ये जो अनरिटन सेंसरशिप है ये गलत। ठीक है जी, जनरल साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि ये सिर्फ हमें हुकूमत में मलबा नहीं डाल सकते। आपको याद होगा कि अभी कुछ अर्सा पहले सिंध में एक जर्नलिस्ट को मारा गया जिसने कहा था कि ये जो ट्रेन मार्च की है पीपल्स पार्टी ने, इसमें किराए के लोगों को लेके आए थे। MQM जर्नलिस्ट को मारती रही। वो भी हुकूमत है सिंध की, वो भी हुकूमत है सिंध की, वो भी हुकूमत है सिंध की। एक सेकंड, लाहौर में बुकरा ने मारा है जर्नलिस्ट को। एक जगह नहीं हो रहा है। आपका पॉइंट आ गया। मुझे अतर साहब इस्लामाबाद में भी हो रहा है, वो भी हुकूमत है, पूरे मुल्क में हो रहा है। ठीक हो गया। नहीं करते वो भी आप गवर्नमेंट पे नहीं डाल हो रहा है। ठीक हो गया। अतर आप इस पर क्या कमेंट करेंगे? आपके नजदीक आप इस पर क्या कमेंट करेंगे? ठीक है शाइस्ता, देखें पहली तो बात यह है कि पाकिस्तान में मीडिया के ऊपर इतनी ज्यादा पाबंदियां हैं कि हम मीडिया के ऊपर बैठ के ये बात कर रहे हैं कि हमारे ऊपर पाबंदी है, हमारे ऊपर इस्टेब्लिशमेंट का खौफ है, हमारे ऊपर इदारों का खौफ है, हमारा वजीर आजम जो है वो सहाफियों को मार देता है। तो पहली चीज तो इसी से साबित हो जाती है कि इस मुल्क के अंदर कितनी ज्यादा पाबंदियां हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान के अंदर हर कोई ये समझता है, मैं मौजूदा दौर की बात करूंगा, पाकिस्तान के अंदर हर कोई समझता है कि वो कानून से बालातर है। अगर आप मगरिब की तरफ चले जाएं, जब मगरिब में आप आजादी राय की बात करते हैं कि आप कुछ अर्सा पीछे जाएं, 2-3 साल पीछे जाएं, BBC के एक सहाफी के और कंप्यूटर, BBC के सहाफी का कंप्यूटर एंटी टेररिज्म पुलिस ने आके अपने कब्जे में ले लिया। BBC का वो सहाफी इस वक्त कॉरेस्पॉन्डेंट है पाकिस्तान में BBC का, और अब वो शायद चाइना जा रहे हैं, और इस हवाले से BBC ने रिपोर्ट भी नहीं किया। बाद में पता चला कि जी उन्होंने किसी सोर्स से वो बात करते थे तो सोर्स उन्होंने बताई नहीं, तो उन्होंने आके कंप्यूटर को जब्त कर दिया। लेकिन हमारे यहाँ ये होता है कि हम जो मर्जी कहते रहे, जिस किस्म की मर्जी खबर देते रहे, हमें कोई पूछे ना, हमसे हमारी कोई सोर्स भी मत पूछे। और एक सीनियर सहाफी की मैंने वीडियो देखी, वो ये बता रहे थे कि दुनिया में ये प्रिंसिपल है कि आपसे नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से भी कोई सोर्स नहीं पूछ सकता। ये बिल्कुल इसमें कोई हकीकत नहीं है। आप अगर सिर्फ लंदन शहर की मैं आपको मिसाल दूं, आज सब गूगल करके देख लें, सिर्फ लंदन शहर के अंदर
2011 से 2015 के दरमियान 2000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया सोशल मीडिया के ऊपर आजादी राय के हवाले से, मतलब अपनी चीजें लिखने के हवाले से। पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये रही है कि हमने रेगुलेशन नहीं बनाई। जब हम रेगुलेशन बनाते हैं तो लोग उसको सेंसरशिप से जोड़ते हैं। आजादी के साथ साथ आपकी जिम्मेदारी जो होती है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपको अपनी जो जिम्मेदारी का मुजाहरा करना पड़ता है। अगर आप जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करेंगे तो पाकिस्तान के अंदर तो हमने ये भी देखा कि इसी मीडिया के ऊपर बैठ के लोगों ने कहा कि 6 महीने में हुकूमत खत्म हो रही है। मुझे ब्रेक पे जाना, कतई कलामी की माफी चाहूंगी अतर काज़मी साहब, ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस और फिर कोविड के हवाले से भी बात करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारा आज का चौथा सवाल यह है कि इकोनॉमिस्ट की आलमी नॉर्मलसी इंडेक्स में पाकिस्तान का तीसरा नंबर। क्या हुकूमत कोरोना के फैलाव को रोकने, ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगाने में कामयाब हो रही है? अतर काज़मी साहब, देखिए, वैक्सीन का अमल तो चल रहा है, लेकिन ऑब्वियसली जितनी बड़ी आपको पता है कि तादाद में वैक्सीन चाहिए और जितनी बड़ी तादाद में यहाँ पे लोगों को वैक्सीन लगाने की जरूरत है, उतनी तेजी से हुकूमत ऑब्वियसली अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद, आप देख लें अगर दूसरे ममालिक से कंपेयर करें तो थोड़ी सी पीछे लग रही, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन काफी बेहतर है। अब दूसरी वैक्सीन भी आ गई हैं। जिन लोगों ने बैरून मुल्क सफर करना है उनके लिए आपको पता है कि दूसरी जो बाहर की चाइनीज के अलावा जो दूसरी वैक्सीन है उनकी जरूरत है। तो हुकूमत तो वैक्सीन वगैरह लगा रही है, लेकिन इस सब में हम सब ने भी अपना किरदार पे करना है अदा, और तभी ये चीज आगे बढ़ेगी। मुज़म्मिल सरवरदी साहब, नहीं, मैं समझता हूँ पाकिस्तान में कोविड में एनसीओसी ने बहुत अच्छा काम किया है और एनसीओसी ने पाकिस्तान को बिल्कुल दुनिया के दूसरे ममालिक से बहुत बेहतर रखा है। जब हम अपने हमसाये देखते हैं तो हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। यकीनन ये वैक्सीन के हवाले से वही मसाइल हैं जो पोलियो के हवाले से मसाइल थे, जो बच्चों को और दूसरे टीके लगाने के हवाले से मसाइल थे। एक राय अमा के गवर्नमेंट को इसमें अवेयरनेस कैंपेन चलानी चाहिए और लोगों को कायल करना चाहिए वैक्सीन के लिए। मैं अपने इर्द गिर्द भी देखता हूँ बहुत पढ़े लिखे लोग भी वैक्सीन नहीं लगवा रहे, लेकिन उस पर काम करने की जरूरत है। देखिए, वैक्सीन की अवेलेबिलिटी का भी कोई इतना बहुत बड़ा मसला नहीं है, लेकिन लोगों के अपने भी बड़े शकूक व शुबहात हैं। वो कंस्पिरेसी थ्योरीज के पीछे जा रहे हैं और कई लोग नहीं लगवा रहे। लेकिन मैं समझता हूं कि उसके बावजूद पाकिस्तान का इसका रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा रहा है इसको मैनेज करने का, कोविड को, और ये हमारे लिए सबके लिए बड़ी खुशी की बात है। ठीक हो गया। एनबीसी, अल्लाह का करम है, फजल है कि बहुत हम ठीक ठाक रहे, बचे रहे। हम अभी तक हम डेल्टा वेल्टा में शिकार नहीं हुए, अगरचे हमारे पास है डेल्टा। और यकीनी तौर पर अच्छा काम किया एनसीओसी ने, लेकिन अच्छा काम इसलिए किया कि वो प्रेशर हम पे नहीं आया था जो इंडिया का और चाइना का था। हमने अभी तक शायद 1 करोड़ लगाए टीके, कितने लगाए मुझे नहीं पता, जबकि हिंदुस्तान ने 25 करोड़ लगा दिए, चाइना ने 1 अरब लगा दिए। हमें 7 करोड़ लगाने इस साल के आखिर तक, ताकि हम हर्ड कम्युनिटी की तरफ चले जाएं। इस तरफ जोर देना ज़रूरी है। इसके लिए हमें मीडिया की कैंपेन लॉन्च करना पड़ेगी, हमें मस्जिदों को इस्तेमाल करना पड़ेगा, उनके लाउड स्पीकरों को, लोगों को कायल करने के लिए, अदरवाइज कुछ नहीं हो पाएगा। देखिए, नो डाउट एनसीओसी ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है एंड इट विल बिकम अ केस स्टडी फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कि इन्होंने किस तरह ये सारी चीज़ें स्ट्रेटेजाइज की थी। जहाँ तक वैक्सीन का ताल्लुक है, बहुत सारे मुल्कों में उसको लॉ का हिस्सा बना रहे हैं कि आप अपने वर्क प्लेसेस पे जा नहीं सकते अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं हैं। तो कुछ इस किस्म का लॉ अगर इनकॉर्पोरेट कर दें तो मेरे ख्याल है लोगों को मजबूरन भी लगवानी पड़ेगी। ठीक हो गया, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन, इसी के साथ मेरे मेहमानों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।